दोस्तों आज हम बात करेंगे अपडेट्स में बहुत बड़े एथलीट्स की, और बहुत बड़े से मेरा मतलब है वो एथलीट्स जिनकी वजह से ओलंपिया को जाना जाता है। यहाँ पर बात फिल हीथ की, फ्लेक्स व्हीलर की, हार्डी शुपन, बिग रैमी और भी कई सारे प्रो एथलीट्स की रहने वाली है। अपडेट्स एक्चुअली में सीरियस हैं, इसीलिए आज मैं इनको कवर कर रहा हूँ। ये कोई मजाक या हल्के फुल्के अपडेट नहीं है, अच्छे खासे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फिल हीथ के साथ में। फाइनली फिल हीथ ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और ऐसा उन्होंने अभी लास्ट एक इस इंटरव्यू में बोला था जिसमें कि रॉनी कोलमैन उनके साथ में बैठे हुए थे। तो फिल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी RX मसल को, और फिल हीथ ने ये बोला कि आई थिंक द वॉर इज़ ओवर, और क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि अब मैं उस मोड में नहीं हूँ, अब मैं compete करने के लिए नहीं आऊँगा। एक दो बार उन्होंने, और भी इस पूरे इंटरव्यू को आप देखोगे 9 मिनट 42 सेकंड का इंटरव्यू, इसके अंदर आप बार बार फिल हीथ को यही सुनते हुए देखोगे। उन्होंने बोल दिया है क्लियरली, अब तो समझ आ ही गया है कि अब वो compete करने के लिए वापस से स्टेज पे नहीं उतरने वाले। फिल ने ये बोला कि हाँ, अगले साल ओलंपिया स्टेज पे वो ज़रूर से आएंगे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड रिसीव करने के लिए, प्लस अपनी शायद वो फिजिक दिखाएं, मे बी और मे बी नॉट, अगर उनकी फिजिक अच्छी शेप में हुई तो। अच्छी बात यह है कि फिल हीथ अभी भी बहुत अच्छा खासा मास कैरी कर रहे हैं। हमने रिसेंटली उनको रॉनी कोलमैन के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा, तो पता लगा उनके ट्राइसेप्स, उनके आर्म्स, शोल्डर्स अभी भी काफ़ी अच्छी शेप में है। उसके साथ में हमने हेनरी रैम्बॉट के साथ भी उन्हें अभी ट्रेनिंग करते हुए देखा, उसमें भी उनके अंदर की राउंडनेस मास अच्छा है। तो फिल ने यही बोला कि मैं अच्छा खासा साइज़ रखूंगा और लोगों को एक क्वेश्चन मार्क में डाले रखूंगा, उनको पता ही नहीं लगेगा कि मैं रिटायर्ड हूँ या फिर नहीं हूँ। लेकिन अब ये वाली स्टेटमेंट तो ये दे ही चुके हैं, तो इससे इन्होंने खुद ही बोल दिया अपने आप से कि मैं रिटायर्ड ही हूँ। उनके हिसाब से अब ये जो जंग थी, ये वॉर थी, ख़त्म हो चुकी है उनकी स्टेज पर आके कम्पीट करने की और टाइटल्स अचीव करने की। फिल ने हमेशा से बोला था कि वो 10 ओलंपिया टाइटल्स जीतना चाहते हैं, लेकिन अगेन ओलंपिया चैंपियंस के साथ अक्सर हमने देखा है जो टॉप ओलंपिया चैंपियंस होते हैं वो बाहर जाते हैं, कई बार अपनी इंजरीज़ की वजह से। फिल को अपने गट की वजह से, अपनी हर्निया सर्जरी की वजह से कई बार ओलंपिया में इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। रॉनी कोलमैन अपनी इंजरीज़ की वजह से आखिरी टाइटल हारे थे, नहीं तो 9 टाइम मिस्टर ओलंपिया वो भी होते। डोरी नेट्स अपनी इंजरी की वजह से बाहर चले गए थे। तो ये हमने देखा इन बड़े चैंपियंस की आखिरकार में एग्जिट होती है तो अपनी इंजरीज़ की वजह से ही। दुख की बात यह है कि फिल ने कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करा अपना स्टेज पे खड़े होकर के, जबकि बाकी सारे एथलीट्स ने उनसे पहले कि जितने मैक्सिमम मिस्टर ओलंपियाज है सब ने स्टेज पे खड़े होकर ऑफिशियली बोला कि हम यहाँ पर अब रिटायर्ड हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिल ने अभी तक ऐसा नहीं बोला, और इस एक छोटे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाली बात कन्फर्म कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि एक एथलीट अगर स्टेज पर बोले तो ज़्यादा बेहतर है, और इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि वो अगले साल ओलंपिया स्टेज पर हॉल ऑफ फेम का अवार्ड रिसीव करेंगे, तब वो जहाँ तक है ऑफिशियली अनाउंस भी कर देंगे। बट अभी ये क्लिप हमारे सामने है और ये उन्हीं की स्टेटमेंट है फिल हीथ की कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए वॉर ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब यही निकलता है रिटायरमेंट वाला। बाकी मुझे अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद ये कम्पीट करने के लिए उतर जाएंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से स्पेकुलेशन करते हैं, बिकॉज एज अ फैन सभी लोग चाहते हैं कि एक बार और कम्पीट करने के लिए उतर जाएं, बट वही होगा कि उनकी प्लेसिंग आएगी नहीं, अब उस तरीके से वो दिखेंगे नहीं। वो प्राइम लुक जा चुकी है, इतने साल स्टेज से 3 साल दूर वो रहने के बाद में वापस पहले जैसे नहीं दिख सकते। तो वो एक उम्मीद तो थी कि एक बार ज़रूर आएंगे, एक बार ज़रूर आएंगे, बट एटलीस्ट उन्होंने ये क्लियर तो कर दिया, जैसे काई ग्रीन ने कभी भी क्लियर नहीं करा। हमें पता ही लग गया उनकी फिजिक्स से कि अब वो नहीं आने वाले, बट फिल हीथ ने चलो क्लियर कर दिया। उनका ये डिसीजन उन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही लिया, उससे पहले तक भी वो कश्मकश में थे कि रिटायर हों या ना हों। ये इनका अभी का अपडेट है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे बताना। अगेन हर एक ग्रेटेस्ट चैंपियन को एक ना एक टाइम पे जाकर के रिटायर तो होना ही पड़ता है, और अगेन फिल हीथ का एक वही अभी स्टेटस चल रहा है, एक जो उनके सपोर्टर्स एक बात बोल रहे हैं कि फिल हीथ हैज़ नथिंग टू प्रूव। तो ये वाली बात हेनरी रैम्बॉट ने स्टार्टिंग करी थी बोलने की, और अभी सब लोग कमेंट्स में यही वाली बात बोल रहे हैं कि फिल हीथ हैज़ नथिंग टू प्रूव। सही बात है, 7 ओलंपिया टाइटल्स वो आज ओलंपिया में रॉनी कोलमैन, ली हैने से एक दर्जा नीचे रखते हैं, यानी कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ में वो टाइड है। 7 मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स फिल हीथ और आर्नोल्ड दोनों पे ही हैं। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी, और इसीलिए उनको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल यही था दोस्तों उनका अपडेट। अब चलते हैं हम अगले एथलीट पे। यहाँ पर नाम आ जाता है फ्लेक्स व्हीलर का। फ्लेक्स व्हीलर एक ऐसा नाम जो अपने टाइम पे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में आते थे, और अभी उनकी बातें बहुत कम होती है बिकॉज वो कम्पीट कब का करना बंद कर चुके हैं। लेकिन अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनको कवर नहीं करती है, बहुत अफसोस की बात है। हाल ही में हमने फ्लेक्स व्हीलर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हुए देखी। फ्लेक्स व्हीलर बताते हैं कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो बिल्कुल नीचे की जो होती है L4 और L5, उसके अंदर एक दिक्कत आ चुकी है, और इतनी बड़ी दिक्कत आ चुकी है कि उस वजह से वो बहुत गंदे वाले पेन में है। इसको बोलते हैं दोस्तों साइनोवियल सिस्ट।
यानी कि काफ़ी हद तक आप इसको रिलेट कर सकते हो डिस्क हर्निएशन से, जो कई लोगों के साथ में हो जाती है। बट साइनोवियल सिस्ट एक अलग चीज़ है, कंप्लीटली एक दूसरी चीज़ होती है। फ्लेक्स व्हीलर के साथ में क्यों हुआ इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, बट साइनोवियल सिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो एज के साथ में होती है। अगर आप 60 साल या उससे ऊपर के एक इंसान हो तो आपको वो हो सकता है। और फ्लेक्स व्हीलर अभी करंटली अगर एज में उनकी बताऊँ तो वो 58 ईयर्स के हैं और जल्द ही उनकी उम्र 60 साल होगी, तो उनकी एज है अच्छी। सेकेंडली L4 और L5 हमारी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे के जो ये डिस्क होते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो हम पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी बैकबोन में या अपनी स्पाइन में। तो ये वियर एंड टियर धीरे धीरे करके होने लग जाती हैं ये नीचे की जो ये 2 डिस्क हैं। और इसके आसपास जो जॉइंट्स होते हैं, फैसेट जॉइंट्स, अगेन मैं थोड़ी और टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ, बट वहाँ पर भी वियर एंड टियर आता है, उस एरिया के अराउंड वियर एंड टियर आता है, जिस वजह से ये साइनोवियल सिस्ट हो जाता है। और हैवी वेट भी हम उठाते हैं, डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स या कोई भी एक्सरसाइजेज, ये सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर अपने L4 और L5 पे करता है, इसीलिए काफ़ी कॉमन कई बार हो जाता है ये होना। और अगेन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको ये साइनोवियल सिस्ट हो सकता है। अगेन वहाँ पर क्या होता है, एक बैलून जैसी एक चीज़ बन जाती है और वो जो आपकी जो स्पाइन के आसपास स्पाइनल कॉर्ड्स चल रही है ना, तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड उस कॉर्ड को पुश करने लगता है। आसपास की नर्व्स जो वहाँ से जा रही है आपकी रीढ़ की हड्डी में से, वो पुश हो रही है, तो उस वजह से आपके पैर सुन, हाथ सुन, और वही सेम आप प्रॉब्लम फेस करते हो जो कि एक हर्निएटेड डिस्क वाला बंदा फेस करता है। यानी रॉनी कोलमैन के साथ जैसी प्रॉब्लम्स रही है ना कि हाथ पैर सुन पड़ जाना, नमनेस का आना, पेन होना, वही सेम पेन फ्लेक्स व्हीलर में यहाँ पर फील करने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा वो पेन में है और इस वक्त पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम उनके ऊपर में काम कर रही है। बट अगेन ये एक ऐसा आदमी है जिसने कि हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले तो इनका जो लेग था उसी को काटना पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर में इनको DVT का इशू हो गया था, उसकी वजह से इनकी जान जानी तय थी और इसीलिए इनको वो पैर कटवाना पड़ा। फ्लेक्स व्हीलर के साथ इतनी ज़्यादा दिक्कतें रही है, मैंने पूरी वैसे एक वीडियो बना रखी है। कभी कभी समझ नहीं आता यार, ये एथलीट ज़्यादा पेन में रहा है या फिर रॉनी कोलमैन। दोनों अपने टाइम के टॉप क्लास एथलीट्स और आज दोनों के दोनों ही फिजिकल सर्जरीज, अलग अलग तरह के पेन्स के साथ में डील कर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ये दोनों रह रहे हैं। इनके पेन के लेवल्स ऐसे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फ्लेक्स व्हीलर ने अभी लिखा भी है कि अभी उनका जो पेन है वो एक्सट्रीमली हाई है, वो रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, इंटेंस डिस्कम्फर्ट के अंदर में है, हर एक सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग उनके लिए हो रही है। बट अगेन वो कोशिश कर रहे हैं उससे लड़ने की। उसके बाद में नीचे एक और उनका कमेंट आता है, खुद ही वो कमेंट करके लिखते हैं कि अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं एक नेक सर्जरी के लिए, यानी उनके साथ एक और नई समस्या जुड़ चुकी है इस साइनोवियल सिस्ट के अलावा। तो पता नहीं यार ये एथलीट क्या चीज़ों से जूझ रहा है और कब तक ऐसे जूझता रहेगा। हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कमेंट्स में लिख करके उनको। उसके अलावा हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान के साथ अगर इतना ज़्यादा एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपको खुद ही उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है और बस लोग अपने अपने तरीके से इनके लिए प्रे कर रहे हैं और कुछ हम लोग अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है फ्लेक्स व्हीलर, रॉनी कोलमैन के साथ में। मैं इन दोनों के लिए जितना ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों एथलीट्स की, उतना ही ज़्यादा कभी कभी एक रोना आता है कि यार ये दोनों हमेशा ही कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स से डील करते रहते हैं और छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी ये साइनोवियल सिस्ट बहुत परेशान करती है। या फिर डिस्क हर्निएशन, जैसे रॉनी कोलमैन की 12 सर्जरीज हुई, पूरी डिस्क की डीजनरेट होने लग गई थी उनकी, वो बहुत अनइमेजिनेबल है हम लोगों के लिए, वो किस लेवल के पेन में है ये दोनों। खैर होपफुली ठीक हो जाएंगे ये, और सर्जरी भी एक बहुत बड़ा इलाज होता है साइनोवियल सिस्ट को ठीक करने का। अगेन कॉर्टिसोल के इंजेक्शंस भी कई बार डॉक्टर्स देते हैं उस चीज़ की इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए, नर्व इम्पिंजमेंट को कम करने के लिए। चलो अभी देखते हैं ये क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, होपफुली जल्दी से जल्दी रिकवर होंगे और हमारे सामने वापस से आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगले एथलीट पे अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पर नाम आ जाता है बिग रैमी का। तो बिग रैमी ने अभी कुछ आज से 2 दिन पहले ये वाली अपनी वीडियो शेयर करी थी। वीडियो मैं आपको बता दूँ रिसेंट ही है, क्योंकि ये जो लोअर्स इन्होंने पहन रखी हैं ये सेम ही थे जब ये चेस्ट ट्रेनिंग अपनी कर रहे थे। फिलहाल अगर हम इनकी फिजिक को देखें अभी, तो ये फिजिक पहले से मुझे एकदम से लगी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ ट्राइसेप्स की थिकनेस। सेकेंडली इनकी जो चेस्ट है वो भी मुझे पहले से थोड़ी सी ज़्यादा राउंड दिख रही है। पहले तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गई थी एक टाइम पे, तो इतना ज़्यादा वो हो गया था काम ख़राब। अब मैं आपको बता दूं रैमी ने इस साल लास्ट अभी कम्पीट आर्नोल्ड के अंदर ही किया था, उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिए थे। ओलंपिया इन्होंने स्किप कर दिया। इनका एम है अगले साल के ओलंपिया में डायरेक्ट खेलने का, जो उन्होंने अभी लास्ट टाइम बताया था। और हमें मालूम भी है जो एक ट्रीटमेंट चल रहा है स्टेम सेल्स का, उसमें टाइम लगता है। बिकॉज रैमी के साथ ये हो रहा था कि ये अपने मसल्स को ही फील नहीं कर पा रहे थे ट्रेनिंग के दौरान। ट्राइसेप ट्रेन कर रहे थे तो ट्राइसेप फील नहीं हो रहे थे, लोअर बैक फील नहीं हो रही थी।
और धीरे धीरे करके इनकी चेस्ट भी ख़राब होने लग गई थी। तो इनके डॉक्टर ने बताया था कि इनकी जो नर्व्स है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसके चलते इनकी मसल सब सिकुड़ती जा रही है। और नर्व्स की हमेशा इन्फ्लेमेशन, ये नर्व्स इन्फ्लेमेशन हमेशा दोस्तों ऐसा करती ही है, मसल्स वहाँ की कम होने लगती है जब आपकी नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और ये चीज़ हमने रॉनी कोलमैन के साथ भी, अगर मैं बताऊं, उनका केस अलग है, बट नर्व्स डैमेज होने की वजह से उनके लेग्स भी अगर आप देखोगे बिल्कुल पतले हो गए, एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा पतले। तो हाँ, मसल्स कम हो जाती हैं या ख़त्म ही हो जाती है जब आपकी नर्व्स वहाँ की काम नहीं करती उस जगह की। फिलहाल रेमी की अब ये अगर मसल्स की बात करता हूँ तो लग रहा है पहले से थोड़ा सा साइज़ ऐड होने लग गया है। और हाँ, ये कोई पुराने वाले बिग रैमी नहीं लग रहे जो 2020 में लगा करते थे। 2020 के आर्नोल्ड तक भी बिग रैमी काफ़ी अच्छे दिखते थे। 2020 के ओलंपिया में इनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लग गई थी। ऑल तो चैंपियन बने थे उसी साल, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ में वो हमने नोटिस, बहुत ही कम लोगों ने उसमें उस चीज़ को किया था। यहाँ पर बिग रैमी हमें दिखाई दिया अब पहले से बेहतर, और शेप अच्छी है इनकी। हमेशा ये इसी लेवल की कंडीशनिंग में रहते हैं, ऑफ सीजन के दौरान में भी ये बिल्कुल एकदम ऑफ नहीं जाते, अपनी शेप को ख़राब नहीं करते, ये इनकी अच्छी बात है। सामने से ही अपना मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे हैं, और साइड चेस्ट पोज ही इन्होंने इस वीडियो में सिर्फ लगाया, जिसमें कि फुलनेस थोड़ी सी इस वजह से भी दिख रही है क्योंकि उन्होंने चेस्ट ट्रेन करे हैं। अब आपको मैं बता दूं, इनकी चेस्ट ट्रेनिंग के बाद इस लेवल की फुलनेस है जो पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि ठीक हो गए हैं। पॉसिबिलिटी है कि रेमी यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से आर्नोल्ड भी स्किप करके डायरेक्ट ओलंपिया में ही खेलेंगे, बिकॉज तब ज़्यादा बेहतर स्टेम सेल्स जो इनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है जिनका, वो काम कर पाएंगे। बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो क्लिप में हम ये भी देखते हैं कि ये चेस्ट अपनी जब ट्रेन कर रहे थे तो अच्छा खासा वेट ये उठाने लग रहे हैं अब, और हैवी ये डंबल प्रेस कर रहे हैं। तो इससे समझ आ रहा है कि बॉडी इनकी हील हो रही है, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन की हद से ज़्यादा दिक्कत थी वो अब इनकी कम हो रही है। और आज के टाइम पे ये अच्छी बात है कि एथलीट्स के साथ में इतनी ज़्यादा बड़ी एक टीम काम करती है, डॉक्टर्स की या फिर ये सब लोग जो इनके साथ में स्टेम सेल ट्रीटमेंट करने के लिए जुड़ जाते हैं, तो वो लोग कुछ होने नहीं देते। ज़रा सी प्रॉब्लम हुई कि चलो रेस्ट ले लो और बॉडी को हील कर लो, और वो ज़रूरी है। तो रेमी अभी हीलिंग प्रोसेस में लग रहा है कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इनकी बॉडी इंप्रूव लगी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इनको यार ओलंपिया में डायरेक्टली इस बार। आर्नोल्ड क्लासिक में मैं इनको सही में नहीं देखना चाहता, बिकॉज एक्चुअल इंप्रूवमेंट ओलंपिया तक इनके आएंगे, इनको टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। जल्दबाजी में कंपीट करके कोई फायदा नहीं है, फिर ओलंपिया स्किप करना पड़ जाए तो उसका क्या मतलब बनता है। इससे अच्छा डायरेक्ट ओलंपिया में आओ और धमाका सीधा चौंका दो अपने फैंस को, सब लोगों को। हम लोग सही में चाहते हैं बिग रैमी को वापस मिस्टर ओलंपिया में पहले जैसा कंपीट करते हुए देखने के लिए। ये कोई गारंटी नहीं है ओलंपिया में डायरेक्ट आएंगे तो कोई जीत ही जाएंगे, बिकॉज आज स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है। 1-2 साल के बाद वैसे भी कोई बॉडी बिल्डर आता है तो वो जीत नहीं पाता है। बॉडी बिल्डिंग में एक फ्लो चाहिए होता है, वो टूट जाता है तो टूट जाता है। लेकिन स्टिल रेमी अभी भी दिख रहे हैं बहुत अच्छे, और एकदम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही शेप खराब हो गई हो, बल्कि इंप्रूवमेंट के साथ में आने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और ये हम सब फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं रेमी का अगला अपडेट किस शो को लेकर के आता है, वो हम कवर करेंगे। अभी के लिए तो यही था। अब दोस्तों अगले एथलीट पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं एक प्रोडक्ट की यहाँ पर बात कर लेना चाहता हूँ आपके सामने। 1 मिनट का वक्त लूंगा और वीडियो को उसके आगे कंटिन्यू फिर करते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट आज तक कौन सा है बॉडी बिल्डिंग में? हाँ, ये क्रिएटिन ही है। क्रिएटिन के लिए हम लोग ये जानते हैं कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है जिम में जब हम वर्कआउट करते हैं, और मसल्स भी बढ़ाता है ये। पर क्रिएटिन ऐसा कैसे कर पाता है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्रिएटिन जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारे मसल्स को पावर करता है, क्योंकि ये एटीपी बनाता है और वही हमारा पावर सोर्स है बॉडी का। नतीजा हम इंटेंस लिफ्टिंग करते हैं। पर अगर आप 5 ग्राम क्रिएटिन डेली एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दो सप्लीमेंट से, तो इससे ये होगा कि आपकी इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल पे जाने लगेगी, और रफली 8% का बूस्ट आपकी स्ट्रेंथ में आ सकता है 1 महीने में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिएटिन मसल्स के अंदर लोड होता है धीरे धीरे करके, और जितना लोड होगा उतना ही आप एक्स्ट्रा पुश करोगे जिम में। नतीजा आप ज्यादा मसल्स को और ब्रेक करोगे, और जितना मसल्स ब्रेक कर पाओगे उतना ही ज्यादा मसल्स ग्रो होगी आने वाले टाइम में। क्रिएटिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बढ़ाता है, यानी आपके मसल्स में वाटर लेवल्स पहले से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इससे होगा यह कि आपको पंप एक्स्ट्रा आएगा वर्कआउट करते वक्त। तो इसीलिए ये काफी कारगर सप्लीमेंट है। आप इसको ले सकते हो वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक के साथ में मिला करके, और साथ में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि बेहतर एब्जॉर्प्शन हो इसका बॉडी में। परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा कोड भी अप्लाई कर लेना। अब दोस्तों वीडियो पे वापस बढ़ते हैं, अगले एथलीट की बात करते हैं, और यहाँ पे नाम आ जाता है विलियम बोनैक का। विलियम बोनैक ने भी फाइनली बोल दिया है कि मैं अपना अब लास्ट शो खेलने के लिए आ रहा हूँ 2024 में। वैसे उन्होंने लास्ट शो नहीं बोला, पर्टिकुलरली बताऊँ तो उन्होंने बोला है कि उनका लास्ट सीज़न है ये 2024 का, जिसके अंदर वो शोज़ खेलेंगे। कौन से शोज़ खेलेंगे वो अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। उन्होंने अभी अपनी ये वाली फोटो डाली। विलियम बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग ना करने के कारण अभी ऐसे छोटे दिख रहे हैं, पर वही है ना कि बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या बड़ी बात है। जहाँ ट्रेनिंग के अंदर कंसिस्टेंट हुए, डाइट कंसिस्टेंटली लेनी शुरू करी, वहीं पहले जैसे ग्रो कर गए, और मैक्सिमम 1 महीना
बॉडी बिल्डर वापस अपने पहले के जैसे उसी अवतार में दिखने लग जाता है। तो बोनैक का यही प्लान है कि अब 2024 में डायरेक्टली खेलेंगे। आर्नोल्ड क्लासिक शायद खेल सकते हैं क्योंकि आर्नोल्ड के वो हमेशा से किंग रहे हैं। मेन बात यही है कि ये अपने आप को अब किस तरीके से लाते हैं एक लास्ट मैच खेलने के लिए। आर्नोल्ड क्लासिक के हमेशा से चैंप रहे हैं, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक में अभी अगर सैमसन दौदा जो आने ही वाले हैं तो वो अपने आगे विलियम बोनैक को टिकने नहीं देंगे। इस बार हमें मालूम है अब बॉडी बिल्डिंग की जो एक डिमांड्स हैं एथलीट्स के अंदर, जो जजेस देखते हैं, वो सारी चीज़ें अब प्रायोरिटी सब बदल चुकी हैं। तो विलियम बोनैक अब शायद उतने ज़्यादा रेलेवेंट ना रहें जजेस के लिए जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करते थे, बट स्टिल वो अपने लास्ट राउंड्स खेलने के लिए वापस आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में स्टार्टिंग वो कर चुके हैं। उन्होंने बोला है कि मेरा पहला दिन है और अभी उनकी फिजिक ऐसी है। 2024 के लिए बोनैक भी तैयार हो रहे हैं, बट कंफर्म नहीं किया है कि किस शो में ये खेलेंगे। आर्नोल्ड के लिए अभी लगभग 3.5 महीने पड़े हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल उसी फुलनेस और उसी थिकनेस पे ला करके ये खड़ा कर सकते हैं। 3.5 महीने का टाइम एक अच्छा खासा टाइम है ऐसे मैच्योर एथलीट के लिए। बाकी पता लगेगा जब ये बताएंगे कि ये कौन कौन से शोज खेलेंगे 2024 के सीजन में। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले एथलीट पे, और यहाँ पर बात आ जाती है हार्डी शूपन की। तो हार्डी शूपन ने अपना रिसेंट अपडेट डाल दिया जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ साइड चेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस साइड चेस्ट के अंदर आप देखोगे वो लग रहे हैं एब्सोल्युटली थिक और श्रेडेड। हार्डी शूपन की इस वाली अभी क्लिप को कंपेयर किया जा रहा है बिग रैमी की क्लिप से, कि बिग रैमी में हमें साइड चेस्ट करते हुए नजर आए हैं, और दोनों के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो हार्डी अब पहले वाले हार्डी नहीं रहे, वो हद से ज़्यादा थिक हो चुके हैं। आर्म्स उनके बहुत बड़े हैं, पैक्स उनके एकदम फाइबर्स से भरे हुए हैं, और साथ ही साथ एब्स उनके एकदम टाइट है, ऑब्लिक्स दिख रहे हैं, जिससे पता लगता है कि हार्डी शूपन बिग रैमी से ज़्यादा लीन है अपने ऑफ सीज़न के अंदर। यानी कि रैमी भी अभी ऑफ सीज़न में और हार्डी भी, बट हार्डी ऐसे ही रहते हैं पूरे साल उस साल। और इस बार मेरे को समझ नहीं आया था किस तरीके से ये एथलीट इस साइड चेस्ट पोस्ट को हार सकता है, वो भी डेरेक लैंड्सवर्थ से। हालांकि जस्टिफिकेशन दे दी थी टाइलर मैनियन ने कि डेरेक ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू हार्डी, बट ठीक है, वो उनकी एक ओपिनियन है। बाकी हार्डी शूपन बहुत ज़्यादा अभी ऐसे हैं कि वाउंडेड, बार बार वो यही वाली बात का इस वाले वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि मैं एकदम घायल हो चुका हूँ और मुझे वापस से अपना रिडेम्पशन चाहिए अगले साल का ओलंपिया टाइटल। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा इस बार सीरियस है ना जितना ज़्यादा वैसे डेरेक लैंड्सवर्थ भी उतने ही सीरियस है, मैं सच बता रहा हूँ। हार्डी और डेरेक का सबसे आगे माइंडसेट चल रहा है, इनसे आगे मुझे नहीं लगता किसी भी और एथलीट का माइंडसेट हो सकता है, सैमसन दौदा का भी नहीं, बिकॉज ये दोनों एथलीट्स अपनी पूरी एड़ियाँ खिंच देते हैं जब बात आती है कम्पीट करने की और ऑफ सीजन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स करने की। ये दोनों में से कोई कम नहीं है, बट हार्डी के अंदर क्या है, गुस्सा आ गया है जब से ये हारे हैं, और वो हम समझ सकते हैं, हार बहुत बुरी चीज़ होती है, वो भी जब आप बेस्ट आओ तब। तो फिलहाल इस तरीके से दिखाई दिए। रैमी से अगर इनका कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली रैमी के अंदर एक प्लस पॉइंट है कि उनका एक साइज़ और एक हाइट काफ़ी ज़्यादा है हार्डी से, बट हार्डी जब स्टेज पर आते हैं तो रैमी से मच मोर कंडीशनड आते हैं। उनके एब्स, उनके ऑब्लिक्स, उनका सिरहटस सब कुछ ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू बिग रैमी। बट बिग रैमी कहाँ शाइन करते हैं, लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी में वो हार्डी को ऐसे बीट कर देंगे ना, चाहे अगले साल की भी बात कर लूँ 2024 की, वो तब भी हार्डी शूपन को लोअर बॉडी में खा जाएंगे। बिकॉज पुराने हार्डी शूपन और रैमी का कंपैरिजन करूँ तो पहले रैमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा डोमिनेंट थे इस पोज में, लेकिन अब हार्डी शूपन भी ज़्यादा थिकनेस ऐड कर चुके हैं, तो अब देखना होगा। और रैमी भी अपने करियर में अब नीचे आ चुके हैं, हार्डी तो फुल ब्लोन चल रहे हैं, एकदम श्रेडेड चल रहे हैं इस ऑफ सीजन के अंदर भी। तो वो तो नहीं रुक रहे, और वो तो बिल्कुल पागल से हो रखे हैं कि मुझे अगले साल का टाइटल वापस चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता, वो कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। तो इसीलिए हार्डी अब आगे होने चाहिए अगले साल भी। अगर हम रैमी हार्डी को एक साथ ओलंपिया स्टेज पे देखते हैं, मेरे हिसाब से हार्डी शूपन को उनको ईजिली बीट कर देना चाहिए। इसमें आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर से कमेंट में नीचे लिखना। बस दोस्तों आज के लिए तो यही था इस वीडियो में, और मैंने बोला था सारे ही मेन एथलीट्स की मैं बात करूँगा, हार्डी, रैमी, फ्लेक्स, फिल और विलियम बोनैक भी। तो यही था, आप बताओ आपको वीडियो लगी कैसी। अब बस मिलते हैं दोस्तों जल्दी से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, क्रिएटिन को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। बस अब मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।